Okay, so good morning 12th class students. Once again, welcome you all in your chemistry class. So now we are on group number 18, that is noble gases elements. Okay, I hope that up to group number 70 all the doubts are clear to you. So now we have to discuss about the noble gases, that is group number 18. आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड ब्रेडन. ठीक है, ये आपकी गैसेस हैं. दीज ऑल आर नोन एज नोबल गैसेस. अब इनके नोबल गैसेस रीजन क्या है? तब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्ट टू लुक एट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. NH2 NP6. ठीक है, ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. हीलियम 1s2. ठीक है, और नियॉन से स्टार हीलियम का होता है सिर्फ 1s2. ठीक है, बाकी सबका 2s2 2p6, 3s2 3p6, इस तरीके से. सिर्फ हीलियम 1s2 बिकॉज इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट. उसके बाद सारे क्या है, और देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, सो दे आर वेरी रेयरली रिएक्टिव. पहले तो हम ये कहते थे नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं करती है, बट एक्चुअली में दे आर रेयरली रिएक्टिव इन नेचर. बहुत कम रिएक्ट करती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस. रिएक्ट कम करने का रीजन, दे आर कंप्लीटली फिल्ड शेल्स एज दे हैव नॉट अ टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन और गेन देयर इलेक्ट्रॉन. और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं कर सकता. इट विल डिपेंड ऑन द एनर्जी, कि इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, स्टेबल है इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए. दैट्स वाई हम कहते हैं कि इतनी एनर्जी हम इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं दैट ग्रुप 18 इज ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस. गैसेस लिए सारी की सारी जनरली क्या होती है, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. अगर मैं इनकी अकरेंस की बात करूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट अकरेंस, ठीक है, सारी गैसेस जितनी भी हैं आपकी, ठीक है, एक्सेप्ट रेडन, ऑल फाउंड इन एटमॉस्फेयर, सिवाय रेडन के सारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं. इनफैक्ट इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ड्राई एयर में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1%, और उसमें भी सबसे ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट होता है, आर्गन का. रेडन तो प्रेजेंट ही नहीं होता, बाकी सारे आपके एयर में मिलेंगे. अप्रॉक्सीमेटली 1% ड्राई एयर में इनका कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, और उस 1% में सबसे ज्यादा अमाउंट जो आपका प्रेजेंट है दैट इज ऑफ आर्गन. उसके अलावा अगर इनकी और उसकी बात करें तो हीलियम, नियॉन आपकी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मिनरल्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं हीलियम और नियॉन आपका. ठीक है, उसके अलावा जो रेडन है, इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम. ये आयरन जो बना, इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम. एक अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जब डिके होता है तो आपको क्या मिलता है, रेडियम मिलता है. तो ये जो सिंपल इनका जनरल सा इंट्रोडक्शन था और इनकी अकरेंस के साथ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर सम ऑफ द एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेड. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बता दिया. हीलियम के केस में 1s2 होता है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है NH2 NP6. ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएगा. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, द साइन ऑफ इंक्रीजेस, और उसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी. मैं डाउन द ग्रुप जाने की बात कर रही हूँ. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी. अदरवाइज इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज वेरी हाई. ठीक है, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब बाकी के अगर ग्रुप से आप बाकी के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से कंपेयर करो, दे आर हैविंग वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन एंड विच डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. अगर आप इनकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो अनदर इंपॉर्टेंट है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. क्या होती है, पॉजिटिव होती है. पॉजिटिव क्या होता है, मीन्स दे डू नॉट हैव टेंडेंसी, ये तो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी थी, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेस एलिमेंट. इसका रीजन आप सिंपल समझ सकते हो. एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्ट. मींस अगर आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है, यू हैव टू प्रोवाइड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है,
इसीलिए हम कहते हैं इनमें टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, दैट्स व्हाई दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद अगर इनकी बात करें हम इनके किस तरीके से की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे N2 एग्जिस्ट करता था डायटॉमिक फॉर्म में, S सल्फर एग्जिस्ट करता है आपका एटॉमिक फॉर्म में, ये एग्जिस्ट करती है मोनो एटॉमिक फॉर्म में क्योंकि किसी के साथ ये कंबाइन नहीं करती। कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। उसके अलावा इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो भी बहुत कम होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा रेस्पेक्टिव में, और सबके रेस्पेक्ट में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस और साइज। कम क्यों होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? कम होने का रीजन है वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन। इनके अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है, हीलियम किसी के साथ कंबाइन तो नहीं हो रहा, हीलियम किसी और कोई कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बना रहा, सिर्फ ये अपने आप में क्या बनाते हैं, अपने आप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, नॉन पोलर इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन। तो वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जितने भी हमने ग्रुप पढ़े उनके रेस्पेक्ट में इसके कंपाउंड बहुत कम होते हैं, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। नॉबल गैसेस है, रिएक्ट बहुत कम करती है, रिएक्ट कम करने का रीजन है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए बिकॉज इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों के इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इसलिए इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है बहुत कम है। एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 1962 से पहले की बात है, 1962 से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की थी इन प्रोडक्ट्स को इनके कंपाउंड्स को बनाने की, बट बहुत सारे अटेम्प्ट फेल हुए थे। एंड इन 1962 फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय नील बार्टलेट, उनका नाम था नील बार्टलेट। तो चलिए अब हम इनकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आपका फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड था एलिमेंट कंटेनिंग कंपाउंड, इसे प्रिपेयर किया गया था, प्रिपेयर बाय नील बार्टलेट, इसे प्रिपेयर किया था नील बार्टलेट ने। ठीक है, नील बार्टलेट ने इसे प्रिपेयर किया था और इस कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने किसी की हेल्प ली थी, 1962 से फिल किया था। और ये कंपाउंड किसे देख के बना था, ये देख के बना था इस वाले कंपाउंड को, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को देखकर, इस कंपाउंड को विजुअलाइज करके हम लोगों ने बनाया था और नोबल गैस का कंपाउंड। और इस कंपाउंड से ऐसी क्या इंफॉर्मेशन मिली कि इस कंपाउंड से इजीली नोबल गैस बन गई, तो इस कंपाउंड से नोबल गैस बनाने का रीजन था इसमें जो ऑक्सीजन यूज है, इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी। This compound was taken as a reference for preparing the noble gas compound, and this is what's the reason behind it? The reason behind is that the molecular ionization energy of molecular oxygen, ये आपका molecular oxygen जो आपने लिया है इसका रीजन है यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे? इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी थी वो 1175 किलोजूल पर मोल थी। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला रिएक्टिविटी हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, भाई रिएक्ट कब करेगा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या डोनेट करे, अगर कोवेलेंट बॉन्ड भी करता है तो भी टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कराने के लिए हमें चाहिए होता है एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे अनरिएक्टिव बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात देखी, वो इंटरेस्टिंग सी बात क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जब हमने ज़ेनन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी तो इट इज 1170 किलोजूल पर मोल। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो जब ऑक्सीजन जिसकी तो 1175 किलोजूल पर मोल है उसका कंपाउंड बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, तो क्या ज़ेनन का नहीं बन सकता? बन सकता है ज़ेनन का कंपाउंड भी,
तो बस यहीं से उसे आइडिया मिला जेनन का कंपाउंड बनाने का, और उसने सिर्फ क्या किया, जेनन को मिक्स किया PtF6 के साथ, प्लैटिनम फ्लोराइड, और ये आपका कंपाउंड बन गया Ze पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव. So this is the first compound of noble gas element that was discovered, xenon platinum fluoride. ठीक है, अब ये कंपाउंड को इसके रेफरेंस से प्रिपेयर किया था नील बार्टलैंड ने. उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड आपके मिले नोबल गैसेस के, जैसे क्रिप्टन डाइफ्लोराइड मिला. ठीक है, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड मिला हमें, रेडन डाइफ्लोराइड मिला. लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज दैट आर्गन, हीलियम और नियॉन के अभी तक कोई कंपाउंड फाउंड नहीं किए गए हैं. ठीक है, आर्गन, हीलियम और नियॉन के अभी तक ऐसे कोई भी कंपाउंड नहीं है जो फाइंड आउट किए गए हों. तो ये सारा हो गया आपका अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जेनन. अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, हमें सिर्फ जेनन के कंपाउंड ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना. उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें सिर्फ जेनन के बारे में पढ़ना है. तो जेनन के फ्लोराइड्स और जेनन के ऑक्सीफ्लोराइड्स, इनके बारे में हमें अब डिस्कस करना है. वी हैव टू डिस्कस अबाउट जेनन फ्लोराइड एंड जेनन ऑक्सीफ्लोराइड. तो अब हम पहले सबसे कंपाउंड चलते हैं जेनन फ्लोराइड के कंपाउंड. जेनन फ्लोराइड कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड कौन कौन से हैं? जेनन के हमें पढ़ना है जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड और जेनन हेक्साफ्लोराइड. ये सिंपल में प्रिपेयर किए जाते हैं जेनन को रिक्वायर अमाउंट ऑफ फ्लोरीन के साथ मिक्स करके. जैसे यहाँ पर मिक्स करो, टेम्परेचर कुछ कंडीशन होती है, जैसे इस रिएक्शन के लिए 673 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा जेनन F2. बस यहाँ पर जेनन इन एक्सिस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? जेनन इन एक्सिस. उसके बाद जेनन प्लस 2F2 करोगे तो XeF4 बन जाएगा. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ जेनन और फ्लोरीन का जो रेशो होता है वो 1:5 होता है. ये आपको ध्यान रखना है, 1:5 इसका रेशो होगा. सेम जेनन को अगर 3 फ्लोरीन के साथ करते हो, यहाँ पर इसका रेशो 1:20 होगा. इट विल प्रोड्यूस जेनन हेक्साफ्लोराइड. ठीक है, तो ये हो गए आपके सिंपल. ठीक है, उसके अलावा XeF6 की एक और प्रिपरेशन है. XeF6 की प्रिपरेशन है, अगर आप सिंपल आपने XeO4 प्रिपेयर किया और अगर मैं इसे ऑक्सीजन के फ्लोराइड के साथ रीड करूं, XeF4 प्लस O2F2, तो मुझे क्या मिल जाएगा? XeF6 प्लस O2. तो ये कंपाउंड भी एक बनता है. एक और प्रिपरेशन है ये जेनन हेक्साफ्लोराइड की. ठीक है, उसके बाद इन्हीं की, ये तो प्रिपरेशन हो गई जेनन फ्लोराइड कंपाउंड की. अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करो तो कुछ क्वाइट सिंपल प्रॉपर्टीज है इनकी. सबसे पहला हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सबसे पहला होता है इनका हाइड्रोलिसिस. सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इनका हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड कंपाउंड. ठीक है, दो प्रॉपर्टी बेसिकली हमें पढ़ती है. एक तो हाइड्रोलिसिस और दूसरा है रिएक्शन. इनकी किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करो टू फॉर्म द आयनिक स्पीशीज. मीन्स ये किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके आयनिक स्पीशीज बनाते हैं, मतलब आपको आयंस कंपाउंड में अलग दिखते हैं. तो जैसे अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो XeF2 हाइड्रोलाइज होता है इजीली टू प्रोड्यूस जेनन प्लस HF प्लस O2. ये इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है. ये इसकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ठीक है, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज कैसे बनती है? आयनिक स्पीशीज में एक रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ, बाकी सारी मैं नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगी. जैसे ये XeF2 है प्लस PF5 है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या बनेगा. ये एक फ्लोरीन इसे दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसे ट्रांसफर करेगा. जब इसके अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गया तो उस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव. उसके पास गया तो उस पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव. तो इस तरीके से क्या बनती है? ये आयनिक स्पीशीज बनती है. ठीक है, तो ये और भी रिएक्शन है दैट आई विल शेयर इन द नोट्स. तो ये आपकी हो गई. तो आपको ये रिएक्शन बड़े अच्छे से ध्यान करनी है, सारी प्रिपरेशन, सारी प्रॉपर्टीज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर. इनका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. स्ट्रक्चर सबसे पहले XeF2. ठीक है, Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 8. ठीक है, Xe कितने हैं? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उस 8 इलेक्ट्रॉन में कितने इसने बनाए हैं? 2 बॉन्ड पेयर. तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर. ठीक है,
भैया आप सिंपल देखो, 8 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस शेल में, 2 इसने बॉन्ड बना लिए, तो लोन बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। 3 + 2 कितना हो गया 5। और इसके लिए ज्योमेट्री कौन सी आती है, TBP, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आती है, sp3d। ठीक है, तो बनाइए जेनन फ्लोराइड की स्ट्रक्चर, सिंपल है। तो जेनन फ्लोराइड की स्ट्रक्चर बनेगी दिस वन, फ्लोरीन फ्लोरीन, कौन सा हो जाएगा, लीनियर। ज्योमेट्री इज TBP और शेप क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, XeF4 की तरफ। XeF4 कितने होंगे, 4 तो बॉन्ड पेयर है और 2 क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी इनकी ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन 4 ही बॉन्ड पेयर है, तो किस तरीके से बनेगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक फ्लोरीन यहाँ, और लोन पेयर यहाँ। तो शेप क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर। कौन सी आएगी, स्क्वायर प्लेनर। और लास्ट आपका बचता है XeF6। लास्ट क्या है, XeF6 में देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 बॉन्ड पेयर है, और एक क्या बचेगा, लोन पेयर। ठीक है, 6 + 1 7 है। इसकी ज्योमेट्री होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनती है, देखिए जेनन यहाँ पर सेंटर में है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब आपको एक लोन पेयर लगाना है, ये लोन पेयर मैंने लगा दिया। तो लोन पेयर के जो बराबर वाला ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से बॉन्ड होते हैं, यदि मैं पहले प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल बनाती हूँ, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पर एक क्या होगा, लोन पेयर। उस लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है इस तरीके से। ये आपकी होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपका क्या हो गया, शेप ऑफ द जेनन फ्लोराइड कंपाउंड। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे जो हमें पढ़ने हैं, जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड। जेनन और ऑक्सीजन के कंपाउंड पढ़ने हैं। जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड। अब इस जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा आपका XeO3, एक होगा आपका XeOF4, और एक होगा आपका XeO2F2। ये आपके कंपाउंड है। एक तो जेनन ऑक्साइड है, एक जेनन ऑक्सीफ्लोराइड है। ये क्या है, दोनों, दिस इज जेनन ऑक्साइड, और ये आपके हैं जेनन ऑक्सीफ्लोराइड। अब ये प्रिपेयर कब कब होते हैं वो आप देख लीजिए। अगर सपोज करो मैं XeF4 ले रही हूँ, ठीक है, उसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करती हूँ, तो आपका बनता है XeO3 + HF + O2। दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या है ये, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर आपको बैलेंस करना हो, HF और देख लेना बैलेंस क्या है। ठीक है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। इन द सेम वे अगर XeF6 का कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करती हूँ, तो अभी आपका क्या बनता है, XeO3 + HF। ठीक है, तो इन दोनों के XeO4 और XeF6 सब कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होते हैं, तो आपका बनता है जेनन ऑक्साइड। और अगर ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होते हैं तो आपके बनते हैं जेनन ऑक्सीफ्लोराइड। तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि कब आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ है और कब आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हो इन रिएक्शंस को। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये हो गए आपके जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड्स हो गए। तो आप बाकी की 2 रिएक्शन आई विल शेयर इन द नोट्स। तो दिस इज, उसके बाद इनके यूजेस की बात करो तो आपको पता है हीलियम को हम मेटलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं, डाइल्यूशन के लिए भी यूज करते हैं, जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें यूज की जाती है आपकी हीलियम। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं इन गैसेस के दैट यू हैव टू रीड आउट फ्रॉम द बुक। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस NCERT exercise, then we are get over with this chapter. Thank you so much for today's class.